टेक्सास के शानदार और अनोखे स्टेट का सबसे ऊंचा पर्वत ग्वाडालुपे पीक, जहां पश्चिमी अमेरिका की पथरीली पहाड़ियां और विशाल रेगिस्तान मीलों दूर तक फैले ग्रेट प्लेन्स से मिलते हैं। बरसाती नदियों के पानी से सींचे जाने वाले पहाड़ी इलाकों से लेकर रियो ग्रांड वैली के ट्रॉपिकल ब्रशलैंड तक पानी से तराशी गई इस जमीन पर सिर्फ कुदरत के वही जीव पनपते हैं जो यहाँ के रंग में ढलने का और अपना हक जमाने का हुनर जानते हैं। ये फिल्म टेक्सास की खूबसूरती से रूबरू होने का एक जरिया है। ये कहानी है हमारे अतीत में हुई गलतियों की, संरक्षण से जुड़े संघर्ष की। ये पुकार है हमारे आसपास के वन्य जीवों और वन्य इलाकों के संरक्षण की। The white-tailed deer, रट यानी प्रजनन का समय, जो कि करीबन 1 महीना चलता है, पर जिसकी तैयारी पूरे साल चलती है। ज्यादातर लड़ाइयां पलक झपकते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चोट लगने का डर ज्यादा होता है और ताकतवर नर कुछ ही पलों में अपनी ताकत का नमूना पेश कर देते हैं। पर जब दोनों ही दावेदार बराबरी के हो, तो प्रजनन करने का हक हासिल करने के लिए युद्ध भी उतना ही घमासान होता है। मादाएं तकरीबन 24 घंटे तक ही हीट में रहती हैं। इसलिए हर नर को अपना इलाका बचाने और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस जंग को जल्द से जल्द जीतना होता है। ये कुदरती नजारे जितने दिखाई पड़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। करीब 100 साल पहले व्हाइट टेल्ड डियर के भारी मात्रा में किए जाने वाले शिकार की वजह से ये राज्य से लगभग खत्म हो गए थे और बस कुछ दूर दराज के इलाकों में ही बचे थे। आज संरक्षण नियमों और उनका पालन करने वाले जिम्मेदार शिकारियों की वजह से इनकी तादाद बढ़कर 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पर हर प्रजाति की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। साउथ टेक्सास ब्रश कंट्री के कुछ खास गिने चुने इलाकों में एक ऐसा जीव देखा गया जिसे कभी विलुप्त मान लिया गया था।
एक जीव जो इतना दुर्लभ है कि लगता है कि किसी दंत कथा का कोई काल्पनिक जीव हो। एक ऑसेलॉट। ये गिनती में 80 से भी कम बचे हैं। नई कैमरा टेक्नोलॉजी के जरिए आज हम इस शर्मीले जीव की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देख पा रहे हैं और आज हमें नई पीढ़ी की भी एक झलक दिखाई दे रही है। इन नन्ही बिल्लियों को कोई अंदाजा नहीं है कि इनकी प्रजाति के लिए ये कितनी कीमती हैं। इनकी जिंदगी इनकी मां के शिकार की काबिलियत पर निर्भर करती है। ये अपने बच्चों को छुपाकर शिकार पर निकली है। एक ग्रीन जे जंगल के बाकी जानवरों को खतरे से आगाह कर रही है। एक आर्madillo। पकड़े गए। शिकार अभी लंबा चलेगा, पर यहां ये एक लौती शिकारी नहीं है। मां की गैर हाजिरी में ये झाड़ियां बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। आखिरकार कामयाबी हाथ लग गई। चलो बच्चों के पास वापस चलें। एक मां के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। सन्नाटा।
इसे इसका एक बच्चा मिल गया, पर बाकी फिर कभी दिखाई नहीं दिए। अब ये मां इस बच्चे की परवरिश में पूरी जान लगा देगी। एक दिन इस नन्ही बिल्ली को अपने दम पर शिकार करना सीखना होगा, जिसके लिए इसे खूब अभ्यास करना पड़ेगा और लुका छुपी का खेल भी सीखना पड़ेगा। उम्मीद है एक दिन इस बिल्ली का अपना खुद का इलाका होगा और ये ऑसेलॉट्स की तादाद को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। और कई जंगली प्रजातियों की तरह इनका भविष्य भी काफी बेहतर हो सकता है, पर उसके लिए इन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। टेक्सास में जब भी बारिश होती है, मूसलाधार ही होती है। देश की करीबन सभी नदियां टेक्सास से शुरू होती हैं और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर मिल जाती हैं। पर बारिश का ज्यादातर पानी जमीन में फैले एक्विफर्स में जमा हो जाता है, जो कि स्टेट के 80% हिस्से में फैला हुआ है। हिल कंट्री का सबसे सूखा इलाका एडवर्ड्स प्लेटो स्पंज की तरह नमी सोख लेता है। जमीन की सतह के नीचे पानी ने वक्त के साथ मिलकर एक वैसा ही शानदार नजारा तैयार किया है जैसा कि सतह के ऊपर है। इस विशालकाय इकोसिस्टम को बाहरी दुनिया से इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं कि यहां जिंदगी ने बिना रोशनी के पनपने का रास्ता खोज निकाला है। इस स्थिर तापमान वाले क्लाइमेट के आधार पर कुदरत ने उन जीवों को यहां रहने की इजाजत दी है जो अपनी एनर्जी को बचाना और जीवित रहने के लिए अपने अंगों का बलिदान भी देना जानते हैं। ये एक एंडेंजर्ड टेक्सास ब्लाइंड सैलमेंडर है। ये पानी के बहाव में होने वाली कंपन को भांप कर शिकार करते हैं। ये अपने गिल्स के जरिए सांस लेते हैं, जो कि मौजूदा ऑक्सीजन के मुताबिक अपना आकार बदल लेते हैं। जमीन के नीचे की इस दुनिया में कुछ जाने पहचाने जीव दूसरी दुनिया के जीवों की तरह दिखने लगे हैं।
ये एक ब्लाइंड कैटफिश है। टेक्सास में इनकी 3 प्रजातियां हैं, जो कि जमीन के करीब 2000 फीट नीचे पाई जाती है। ये आपकी हथेली जितनी बड़ी होती हैं और इनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है कि ये बिना खाने के 4 साल तक जिंदा रह सकती हैं। हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर इनका घर हमारे साफ पानी का एक मुख्य स्रोत है। जब एक्वाफर्स भर जाते हैं तो पानी बुलबुलों में तब्दील होकर झरनों से बाहर फूटने लगता है। जब ये झरने आपस में मिलते हैं तो खाड़ियां बनती हैं। और ये खाड़ियां यही हमारी हिल कंट्री की नदियों को जन्म देती हैं। ये पत्थरों से छन कर निकला पानी है। और इनमें से कुछ खास नदियों और खाड़ियों में टेक्सास की स्टेट फिश शिकार पर निकली हैं। द ग्वाडालूपे बैज। बारिश का मौसम आते ही मेल्स फीमेल्स को आकर्षित करने की तैयारी में जुट जाते हैं, जिसका सबसे पहला पड़ाव होता है मिलन के लिए एक साफ सुथरा बिस्तर तैयार करना। चारों ओर से ढका हुआ कंकड़ से बना फर्श एक अच्छा कमरा बन सकता है, पर इसे काफी समझदारी से यह फैसला लेना होगा, नहीं तो ये 1 महीने तक बिस्तर नहीं छोड़ पाएगा। बहुत खूब। यहां शुरू होता है दूसरा पड़ाव, बिस्तर की सफाई, जो कि इन छोटे फिन्स के साथ करना काफी मुश्किल है, पर जो जरूरी है सो जरूरी है, क्योंकि फीमेल्स गंदे बिस्तर पसंद नहीं करती। साफ तो है, पर क्या फीमेल को आकर्षित करने जितना साफ है? फीमेल्स ऐसे मेल्स को तलाशती हैं जो उनके अंडों को सुरक्षित रख सकें और उनकी देखभाल कर सकें। इसलिए वो उनके बिस्तर से अंदाजा लगाएंगी कि वो कितने काबिल हैं। जब एक साथ करीबन 10,000 अंडे देने हैं, तो सही जोड़ीदार के चुनाव में इतना सोच विचार करना तो बनता है। और लगता है इस फीमेल को जैसा बिस्तर चाहिए था वैसा बिस्तर मिल गया है। मिलन के इस नृत्य में फीमेल अपने एग्स रिलीज करती हैं, जिन्हें मेल्स फर्टिलाइज करता है। मम्मी ने अपनी सारी ऊर्जा प्रजनन में खर्च कर दी है और अब ये आराम फरमाएगी।
पर पापा का फर्ज यहां से शुरू होगा। अगले पूरे हफ्ते ये अपने फिन से अंडों तक हवा पहुंचाने का काम करेगा और फिर एक दिन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। यहाँ ऐसे कई शिकारी हैं जिनसे इन बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए अगले कुछ हफ्तों तक इसे इनकी रखवाली की जिम्मेदारी उठानी होगी। और आगे चलकर यह जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है कि हमारी नदियां स्वस्थ रहें और झरने हमेशा बहते रहें। पानी जीवन के फलने फूलने में अहम भूमिका अदा करता है। ये नदियां टेक्सास की लाइफलाइन और इन खाड़ियों और नहरों की धड़कन है। ब्रैकन केव पृथ्वी के वन्य जीवन के सबसे हैरत अंगेज नजारों में से एक। ये मैक्सिकन फ्री टेल्ड बैट्स की मैटरनिटी कॉलोनी है। हर साल गर्मियों में कीड़े मकोड़ों का शिकार करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए ये फीमेल्स मैक्सिको से टेक्सास माइग्रेट करती हैं। 5 हफ्तों में ही बच्चे पूरी तरह वयस्क हो चुके हैं और अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। यहाँ के आसमान पर चमगादड़ों का कब्जा है क्योंकि ब्रैकन केव में 20 मिलियन से भी ज्यादा मैक्सिकन फ्री टेल्ड बैट्स अपना डेरा जमाए हुए हैं। ये धरती पर मैमल्स का सबसे बड़ा जमावड़ा है। उड़ना सीखने के लिए ये जगह थोड़ी छोटी है। चमगादड़ दुनिया को इंसानों से काफी अलग तरह से अनुभव करते हैं। ये इतनी ऊंची आवाज निकालते हैं कि हमारे कान उन्हें सुन नहीं सकते। ये आवाजें ठोस चीजों से टकराकर एको बनकर वापस लौटती हैं, जिससे इनको इनके आसपास के इलाके का एक ऑडियो मैप मिल जाता है। पर इतने सारे चमगादड़ों के बीच एको के जरिए दूरी को मापना मुश्किल है, इसलिए इन्हें अपनी आंखों की मदद भी लेनी पड़ेगी। इन नए चमगादड़ों को झुंड में से होकर बाहर निकलना होगा और पेड़ों के ऊपर से होते हुए अपने शिकार के ठिकानों पर पहुंचना होगा। इसमें टक्कर खाकर गिरने का बड़ा खतरा है।
जो बच्चे खुद को छुड़ाने में कामयाब होंगे उन्हें वापस अपने समूह से मिलना होगा, पर ना ही इनके पास जमीन से उड़ान भरने की ताकत है और ना ही हुनर। इनकी इकलौती उम्मीद है किसी ऊंची दीवार पर चढ़ना जहां से ये छलांग लगाकर उड़ान भर पाएं। वो भी बिना किसी को नजर आए। कोचविप नॉर्थ अमेरिका का सबसे तेज सांप है और ये सही मौके के इंतजार में है। अकेले में ये चमगादड़ इन सांपों के खिलाफ बेबस हैं। यहां कई और चमगादड़ें भी ऐसी ही बेबस हैं। और जहां एक शिकार बनता है वहां दूसरे को बचकर भागने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। कॉलोनी में सबके साथ रहने से युवा चमगादड़ों को सुरक्षा मिलती है, क्योंकि इनके विशाल समूह इनकी सबसे बड़ी ताकत है। पेड़ों के ऊपर ये नदी की तरह एक बहाव में उड़ते हैं और आसमान में फैली एक चादर की तरह नजर आते हैं। इन्हें एक दूसरे के करीब रहना होगा, क्योंकि इनकी उड़ान ने कई शिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। रेड टेल्ड हॉक्स, स्वेनसन्स हॉक्स और पेरिग्रिन फैल्कन्स शिकार पर निकले हैं और ये समूह से अलग हो जाने वाले चमगादड़ों को अपना शिकार बनाएंगे। इनमें से कई पक्षियों को शिकार करने का 15 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, पर ये युवा चमगादड़ नहीं जानते कि यहां अकेले उड़ना कितना घातक साबित हो सकता है।
हर रोज कई अकेले चमगादड़ शिकार हो जाते हैं, पर समूह पर कोई शिकारी हमला करने की हिम्मत नहीं करता। ब्रैकन केव्स के चमगादड़ों ने एक पूरे इकोसिस्टम को जन्म दिया है, पर इनका सबसे बड़ा प्रभाव यहां से 100 मील दूर आएगा, जब ये हर रात करीब 150 टन एग्रीकल्चरल पेस्ट्स खाएंगे। टेक्सास में इनकी 32 प्रजातियां हैं और कई करोड़ों चमगादड़। इनकी उड़ान की कुछ रातें बाकी रातों से ज्यादा स्पेशल होती हैं। निचले 48 राज्य के सभी नेशनल पार्क्स की तुलना में बिग बेंड के आसमान में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। इस खूबसूरत आसमान के नीचे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। पेड़ पर ये निशान एक ब्लैक बेयर ने बनाए हैं। एक समय था जब टेक्सास में भारी पैमाने पर भालुओं का शिकार किया जाता था, पर बॉर्डर के पार मेक्सिको की ऊंची पहाड़ियों में उनकी तादाद बढ़ती गई। 1980 में टेक्सास में भालुओं को संरक्षित प्रजाति घोषित कर दिया गया और हम इनके वापस आने का इंतजार करने लगे। 1987 में मेक्सिको से रवाना हुई एक फीमेल रियो ग्रैंड को क्रॉस कर बिग बेंड नेशनल पार्क में आ बसी। आज यहां पर रहने वाले ज्यादातर भालू दरअसल उसी के वंशज हैं। इस मामा बेर ने 8 महीने के अपने बच्चों को हर बदलते मौसम में खाना ढूंढने का हुनर सिखाया है। सर्दियां हैं तो मतलब एकॉन्स का समय है। जमीन पर तो थोड़ा बहुत ही खाने को मिलता है, पर ऊपर जैसे खाने का भंडार लगा है। और इन नन्हे भालुओं को अपने साइज का पूरा फायदा उठाना आता है। सबसे स्वादिष्ट एकॉन्स वहां होते हैं जहां बड़े भालू नहीं पहुंच पाते। जितनी ऊंची चढ़ाई उतना मीठा इनाम।
बिग बेंड नेशनल पार्क में जिंदगी काफी आरामदायक है। 100 साल पहले तक इन भालुओं का शिकार किया जाता था, पर आज ये सुकून से यहां सो सकते हैं। ईस्ट टेक्सास के ये जंगल इस बात का सबूत है कि इंसान अपने अतीत की गलतियों से सीखकर बदलाव लाने और को एग्जिस्ट करने में सक्षम है। सौ साल पहले ये खंडहर एक सॉमिल हुआ करती थी, जहां बड़े घने पेड़ों को काटकर लकड़ी के लट्ठों में तब्दील कर दिया जाता था। यहां ऐसी सैकड़ों सॉमिल्स हुआ करती थी। 1900 के दशक की शुरुआत में ईस्ट टेक्सास के लगभग सभी जंगल काट दिए गए थे। जैसे जैसे पेड़ गिरते गए, उनके साथ साथ सतह की मिट्टी भी बहती गई। फिर कुछ साहसी टेक्सन्स ने जंगल को बचाने का निश्चय किया। उन्होंने मिलकर जंगल के इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करने का सपना देखा। पहले उनकी बातों को हंसी में उड़ाया गया, उनका अपमान किया गया, पर उनके डटे रहने के कारण आखिर में लोगों को उनकी बात समझ में आ गई। कई दशकों के कड़े प्रयास के बाद उन्होंने जमीन के मालिकों, टिम्बर कंपनियों और स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट्स को जंगल बचाव में समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। ये उनकी धरोहर है। 10 लाख एकड़ से ज्यादा पुनर्स्थापित जंगल और संरक्षित क्षेत्र। ये उनकी पीढ़ी की तरफ से हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। एक जिंदगी से भरपूर और फलता फूलता स्वस्थ जंगल, जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। पाइनी वुड से लेकर ट्रेंट पेकस तक इस बात के गवाह हैं कि हम जंगल को बचाने की और जंगली जीवों के साथ को एग्जिस्ट करने की काबिलियत रखते हैं। हमारे वोट्स जंगल और जंगल संरक्षण की मुहिम में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे बैकयार्ड्स अद्भुत माइग्रेशंस के हैबिटेट बन सकते हैं और हमारे आसपास के इलाकों में विलुप्त होती प्रजातियां फिर से फल फूल सकती हैं। आज टेक्सास की हर एक नदी के हित में आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट्स हैं और हर पर्यावरण केंद्रित क्षेत्र में ऐसे लैंड ओनर्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जंगल में सुधार लाने में लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं। हजारों टेक्सन्स जंगल और जंगली जीवों के संरक्षण के लिए अपना वक्त, मेहनत और पैसा दे रहे हैं। लेकिन अब भी यहां और परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।